संसद आज घायल और दुखी है। संसद अपने सदस्यों के आचरण और व्यवहार से पीड़ा में है। देश की संसद अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी तरह का आचरण करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना। लेकिन आज हमारे सांसद महात्मा गांधी की इन बातों को भूलकर लोकतंत्र की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। आज हमारे पास राज्यसभा में हुए हंगामे के कुछ वीडियो आए हैं और इन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे संसद में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। कहते हैं संसद, साहित्य और सिनेमा किसी भी देश और समाज का दर्पण होते हैं, लेकिन संसद और सिनेमा में आजकल जिस तरह की सड़क छाप लड़ाई चल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे समाज का पतन काल है। रहीम और कबीर के देश में कबीर सिंह को आदर्श बनाने की भूल भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। हम आज ये भी सवाल पूछेंगे कि किसानों और अन्नदाताओं के आंसुओं को भूलकर संसद में हम आचरण की लक्ष्मण रेखा कब तक पार करेंगे। कहां तो देश के किसान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 70 साल के लंबे इंतजार के बाद जब किसान क्रांति की शुरुआत होगी तो देश की संसद एक होकर किसानों की खुशियों का जश्न मनाएगी, लेकिन इसकी बजाय विपक्षी दल आज राजनीतिक जंग कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे देश में 6 महीने और 4 दिन के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन देश के हर अभिभावक के मन में यही सवाल है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। इसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन असली चिंता सुरक्षा की है, सलामती की है। पहले दिन स्कूलों में बहुत कम छात्र स्कूल आए। ज्यादातर अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल ना भेजने में ही अपनी और उनकी भलाई समझी। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? आज हमने कई अभिभावकों से यह सवाल पूछा और बच्चों के माता पिता के लिए सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। आज डीएनए में हमारा विश्लेषण देखकर आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। और लद्दाख में भारत और चीन के बीच पहली बार सैन्य और कूटनीतिक बातचीत एक साथ चल रही है। इसमें भारतीय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं और यह भारत की विदेश नीति का एक नया युग है। इस बातचीत में भारत यह स्टैंड ले रहा है कि चीन के साथ सीमा का निर्धारण कभी ठीक से हुआ ही नहीं, इसलिए अगर समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो पहले दोनों देशों को सीमा के विवाद का हल, परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। डीएनए में आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ब्रिटिश दौर में बंटवारे के समय जो गलतियां की गई थीं, उनका नतीजा कैसे आज पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने कड़ी कार्रवाई की है। अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, सीपीएम के एलमराम करीम और के रागेश को निलंबित किया गया है। It's a very bad day for the Rajya Sabha. Some members came to the well of the house. Some members came to the well of the house. This is very unfortunate. विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने और किसानों से जुड़े बिलों को पास किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अभिनेत्री पायल घोष की तरफ से डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करते हुए संसद परिसर में धरना दिया। कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पायल घोष से फोन पर बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। अठावले ने भी अनुराग कश्यप को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसी तरह की कंप्लेंट अगर उन्होंने की है तो अनुराग कश्यप को बहुत ही जल्दी पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस क्यों क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। इसके पूरी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कृषि बिल के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कृषि बिल के विरोध के बीच सरकार ने
गेहूं के समर्थन मूल्य को 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है, जिसके बाद ये 1975 रुपए हो गया है। वहीं चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 5100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपए बढ़ाया गया है और ये अब 5100 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरसों में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 रुपए प्रति क्विंटल। जौ में 75 रुपए की बढ़ोतरी के बाद किसानों से 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद होगी। सरकार के मुताबिक किसानों को लागत मूल्य पर 106% तक का फायदा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे किसानों के हित का एक और फैसला बताया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नेतृत्व जो कहता है उसको करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता रहती है। आज रबी की फसलों की एमएसपी बुआई से पूर्व प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की मीटिंग थी, उसमें उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भारत और चीन के बीच माल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच बातचीत में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं। ये पहला मौका है जब विदेश मंत्रालय के अधिकारी बातचीत का हिस्सा बने हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में चीन को इस बात का साफ संदेश दिया जा रहा है कि सैनिकों की वापसी के लिए उसे क्या क्या करना है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बैठक से ठोस समाधान चाहता है। इसी वजह से विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है, जो सहमति के सभी बिंदुओं को चीन के सामने रखें। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की सुनियोजित साजिश पर एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगाने के लिए पहले सरकारी वेबसाइट ई वाहन पर मैसेज करके गाड़ी के मालिक का पता लगाया और फिर धर्म के आधार पर गाड़ियों को जलाया गया। पुलिस की जांच में खुलासा ये भी हुआ कि 23, 24 और 25 फरवरी को हुए दंगों में दंगाइयों ने कॉल सर्विलांस से बचने के लिए VoIP ऑन करके व्हाट्सएप कॉल किए थे। दिल्ली पुलिस को डंप डेटा एनालिसिस से पता चला कि चांदबाग इलाके में करीब 10,000 दंगाई दंगे की जगह पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने भी दंगाइयों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और मीडिया के वीडियो फुटेज से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करके दंगाइयों की पहचान हुई। देश में लगातार तीसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 86,961 नए केस आए। 1130 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 93,355 लोग इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 54,87,580 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 43,96,399 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त 10,03,299 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 80.11% पहुंच गई है। संत कबीर का एक बड़ा मशहूर दोहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। यानी अपनी वाणी से शब्द बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि यही शब्द कभी औषधि का काम करता है और कभी घाव भी दे सकता है। शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, इसलिए वो खुद कहीं चलकर नहीं जाते। यानी अपनी बोलचाल और व्यवहार के जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन लगता है कि संत कबीरदास की ये सीख हमारी संसद के कुछ सदस्यों को समझ में नहीं आती। वो पहले संसद में हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूरे देश ने इन सांसदों का शर्मनाक व्यवहार टेलीविजन पर देखा, लेकिन खुद इन सांसदों को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। जब उन्हें इसके बदले सजा दी जाती है इसके लिए, तो वो सजा को स्वीकार करने के बजाय एक बार फिर से वैसा ही हंगामा करने लगते हैं। क्या आज का भारत महात्मा गांधी के आदर्शों को अब बिल्कुल भूल चुका है? संत कबीरदास हम सिर्फ स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक हैशटैग रखा है और वो हैशटैग है बापू तेरे देश में। किसानों से जुड़े अलग अलग बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव और अब बढ़ता ही जा रहा है। कल राज्यसभा में जब ये बिल पेश किए गए थे, तब विपक्षी दलों के सांसदों ने भारी हंगामा किया। उन्होंने सभापति के माइक को तोड़ दिया।
इसके बाद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सबसे ज्यादा हंगामा मचाने वाले 8 विपक्षी सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनके नाम आज आप सबको पता होने चाहिए, इसलिए हम उनके नाम पढ़ना चाहते हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस पार्टी के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीएम के ई करीम और के रागेश और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। कल राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान ये सभी सांसद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे, जहां तक इन्हें जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने सभापति के सामने लगे माइक को तोड़ दिया और बिल के दस्तावेजों को उठाकर फेंक दिया। इतना ही नहीं, सदन की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स के साथ मारपीट की गई। हंगामा मचाने वाले सांसदों का व्यवहार ऐसा था कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाए। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुछ सांसदों के इस बर्ताव पर आज दुख जताया है और उनके खिलाफ सजा की घोषणा की। It's a very bad day for the Rajya Sabha. Some members came to the well of the house. Some members came to the well of the house. This is very unfortunate. It's unacceptable and also condemnable. It tarnishes the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing Deputy Chairman from his duties, throwing papers, rule book on Deputy Chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of Parliament, please do some introspection. Shri Derek Oberyn, Shri Sanjay Singh, Shri Rajiv Satav, Shri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Mr. Dera Hussain, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. इस पूरे विवाद से प्रश्न ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के बहाने विपक्ष को राजनीति करने का एक और मौका मिल गया, क्योंकि ये जिन सांसदों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो सांसद इतना हंगामा मचा रहे हैं, इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने व्यथित हैं, आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए, इन सांसदों का किसानों से क्या लेना देना है? क्या ये किसान खुद हैं? क्या ये किसानों की राजनीति करते हैं? क्या किसानों के प्रति इन्होंने पहले कुछ किया है? आप समझ जाएंगे इनका किसानों से असल में कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कृषि से या किसानों से। इन्हें मतलब है सिर्फ राजनीति करने से। और इन्हें इस बार ये मौका मिल गया कि ये एक बार फिर से सरकार पर एक राजनीतिक हमला बोल पाए। नहीं तो किसानों को लेकर इनके मन में ये जो यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कोई भाव नहीं है। क्योंकि अगर चिंता किसानों की होती तो विरोध के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे। विपक्ष का ये विरोध जारी है और दिन भर आज भी सदन में कोई काम नहीं हो पाया। आज विपक्षी सांसद काफी देर तक संसद के परिसर में धरने पर बैठे रहे। फिर उन्होंने इस मामले पर राष्ट्रपति से मिलने की बात कही। पूरे हंगामे का सबसे दुखद पहलू यह है कि दोषी सांसदों और उनके दलों के नेताओं का व्यवहार अब भी वैसा ही है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने हंगामा मचाने वाले अपने सांसदों की इस पूरी कार्रवाई पर कोई अफसोस नहीं जताया है। उल्टा वो अपने सांसदों का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के सदस्यों के इस व्यवहार पर सरकार भी काफी आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विपक्ष संसदीय मर्यादाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल उपसभापति हरिवंश को चोट भी लग गई थी। अगर उन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं बचाया होता तो फिर न जाने क्या होता। संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं, उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं, वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों के सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का,
नियम, कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, ये शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। अब हम आपको बारी बारी से वो तमाम वीडियो दिखाएंगे जिनमें विपक्षी राज्यसभा सांसद हंगामा मचाते हुए आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला करें कि क्या सांसदों का ये व्यवहार लोकतंत्र या किसी भी सभ्य समाज की मर्यादा के अनुरूप है। ये पहला वीडियो देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उपसभापति की टेबल पर खड़े हुए हैं। जब मार्शल ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो संजय सिंह ने उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो वहां पर खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। ये भारत की संसद के दृश्य हैं, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अब अगला वीडियो देखिए जिसमें नीली शर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में दिख रहे हैं। वो उपसभापति के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें हाथ से कुछ इशारा करते हैं। इस वीडियो में उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आपको दिखाई देंगे। देखिए। अब आपको एक तीसरा वीडियो दिखाते हैं जिसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। यह वीडियो 56 सेकंड का है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि संजय सिंह ने पहले मार्शल को धक्का दिया, फिर टेबल पर चढ़कर ताली बजाने लगी। मार्शल ने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश शुरू की, लेकिन हंगामा ऐसे ही जारी रहा। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें डेरेक ओब्रायन को आप रूल बुक फाड़ते हुए देख सकते हैं। इसी वीडियो में आप ये भी देख पाएंगे कि पीछे से किसी ने एक किताब को उपसभापति की तरफ फेंक कर मारा। ये किताब उपसभापति के चेहरे से टकरा सकती थी, लेकिन उससे पहले सदन के मार्शल ने इसे पकड़ लिया। अब पांचवा वीडियो देखिए जिसमें हंगामा मचाने वाले सांसदों ने उपसभापति के सामने लगे माइक को भी तोड़ डाला। छोटा वीडियो और देखिए जिसमें डेरेक ओब्रायन उपसभापति की तरफ हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के सांसद आपको दिख रहे हैं। भारत के संसद की तस्वीरें हैं। भारत वो देश जो अपने आप को महात्मा गांधी का देश कहता है। ये सारी पार्टियां जिनके सांसद आपको यहां दिख रहे हैं, इन पार्टियों के तमाम नेता अपने हर भाषण में महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लोकतंत्र का नाम लेते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेते हैं, सम्मान का नाम लेते हैं, किसानों का नाम लेते हैं। और आज हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किसानों को लेकर आज ये सारे लोग इतने नाराज, इतने गुस्से में क्या हैं और किसानों से इन लोगों का संबंध क्या है। अपने जीवन में इन्होंने किसानों के लिए इससे पहले और क्या किया है। आज ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी न्यूज चैनल पर आप कोई डिबेट देख रहे हैं, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल्स पर जो डिबेट आप देखते हैं उनमें भी इतनी ही हिंसा होती है, उनमें भी इतने ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें भी ऐसी ही भाषा का और अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन आपके लिए किया जाता है। यानी पूरे देश का मनोरंजन उसमें होता है।
और अब इन सांसदों ने यह सोचा कि न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम राज्यसभा में बैठे बैठे ही पूरे देश की जनता का मनोरंजन कर देंगे, पूरे देश की जनता को हम यहीं से एक रियलिटी शो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीति का बिग बॉस है जो आपको घर बैठे अपने टीवी सेट पर देखने को मिल रहा है। अब यह देखना बाकी है कि देश की जनता इसे सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर देख रही है, देश के न्यूज चैनल इसमें सिर्फ टीआरपी देख रहे हैं, या देश की जनता अपने सांसदों को इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर निराश होगी। कांग्रेस पार्टी आज खुद को किसानों का हितैषी बताकर इन बिलों का विरोध कर रही है, लेकिन आपको एक पुराना वीडियो आज दिखाना चाहते हैं। हमने उस दिन भी आपको कहा था पिछली बार कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं लगता है कोई होमवर्क करते ही नहीं, वो अपने पुराने बयानों को भूल जाते हैं। पुराने चुनावों के दौरान जब वो जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए थे उनमें क्या लिखा था शायद ये भी भूल जाते हैं। आज हम आपको 4 दिसंबर वर्ष 2012 को पूर्व संचार मंत्री कपिल सिब्बल का लोकसभा में दिया एक बयान सुनवाना चाहते हैं। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी। ये सोचिए, समय का जो चक्र है ये अभी घूम चुका है, लेकिन इस समय के पहिए को हम थोड़ा वापस लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में, इसको वापस घुमाते हैं। उस वक्त केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसानों को अपनी फसल की कीमत का सिर्फ 15% हिस्सा ही मिलता है, बाकी का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता है। आज हम पूरी कांग्रेस पार्टी को यह बयान दिखाना चाहते हैं, पूरे देश को भी यह बयान दिखाना चाहते हैं। सोचिए 2012 में इसी संसद में कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे और आज 2020 में इसी मुद्दे पर इसी संसद में क्या कह रहे हैं। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह तय कर लीजिए। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है। कपिल सिब्बल 2012 में ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो ये तय कर लें कि वो किसानों के साथ हैं या बिचौलियों के साथ हैं, और अब 2020 में हम उनसे ये कह रहे हैं कि वो ये तय कर लें कि अब ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो बाकी सांसद हैं जो आज किसानों के इतने बड़े हिमायती बने हुए हैं, जो किसानों को लेकर इतने आहत हैं, किसानों को लेकर इतने दुखी हैं, आज ये तय कर लें कि ये किसानों के साथ हैं या ये बिचौलियों के साथ हैं। और बड़ी बात एक ये भी है पूरे देश को जो आज जो समझनी चाहिए वो ये कि हमारे देश को आजाद हुए 7 दशक हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा समय हो चुका है हमारे देश को आजाद हुए, 73 साल हो चुके हैं। अगर हमारे देश के ये नेता और हमारे देश के ये सांसद किसानों को लेकर इतने गंभीर रहे होते और वाकई किसानों के बारे में सोच रहे होते, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसानों की समस्या इतनी बड़ी है कि वो 70 साल में भी सुलझ ना सके? क्या ये इतनी बड़ी समस्या थी कि 70 साल में भी देश की अलग अलग सरकारें इसके बारे में कुछ ना कर सकें और किसान जहां थे आज भी वहीं के वहीं रह जाएं? राज्यसभा में कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ उसे पूरा देश देख रहा है। यह अलग बात है कि ये जो नेता हैं ये 5 साल में एक बार सिर्फ जनता की तरफ जाते हैं, एक बार जनता ने जब वोट दे दिया उसके बाद अगले 5 साल तक जनता की तरफ मुंह उठाकर देखते भी नहीं। हमारे सांसद शायद ये भूल गए हैं कि उनके व्यवहार को देश की जनता बहुत ध्यान से देखती है और उसके आधार पर अपनी राय भी बनाती है। यह अलग बात है कि हमारे सांसद 5 साल तक अब हमारी जनता की राय जानने की कोई जहमत भी उठाएंगे नहीं, लेकिन हमने आज ये कोशिश की, सड़कों पर हम आज निकले और हमने देखा, ये जानने की कोशिश की कि देश की जनता इनके बारे में क्या कह रही है।
सांसद की जो गरिमा है, उन गरिमा को उन्होंने चूर चूर कर दिया। जो संविधान का जो मंदिर है, उस मंदिर में उनका जो आचरण कल हमने देखा है, तो उनसे हम क्या भविष्य की उम्मीद लगा सकते हैं? जो देश के लिए कानून बनाते हैं और देश की जनता के लिए नए योजनाएं बनाते हैं, तो उनका कल का जो आचरण देख के हमें बहुत शर्म महसूस हुई। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो देश के सांसद होने के लायक है। वो तो गली के गुंडों से भी गुजरे हुए हैं। जहां से जो भारत के लोग हैं वो अपेक्षाएं रखते हैं कि किस प्रकार से जो नेता लोग हैं उनको किन जितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ भेजें वो उन पर खरा उतरे, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भारतीय संविधान के इतिहास में धब्बा और जो दाग है उसको साबित कर रही हैं। जो राजनेता जो अपने जो स्थान पे बैठे हैं उसके लायक नहीं है सर। ये चीज जो किया है एक आम आदमी पे क्या बीतेगी सर, ये बहुत शर्मदायक है। एक संविधान को वो लोग एक इंसल्ट किया है। ये चीज बहुत खराब हो गई है। ऐसी चीज कभी होनी नहीं चाहिए। कल राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जो भी हरकतें हमने देखी, गुंडागर्दी, मारपीट, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार, वो बहुत ही गलत था। इस बिल के विरोध में उतरे लीडर्स ने जैसा हरकत की वो बहुत ही शर्मनाक थी। इसको कम से कम 6 महीने से के लिए निलंबित करना चाहिए और इनकी जितने भी सुविधाएं हैं, ऐसे लोगों की जितनी भी सुविधाएं इनको दी जा रही हैं, उन सबकी सुविधाओं को वापस ले लेना चाहिए। इससे अच्छा मैसेज आएगा, बाकी लोगों को भी अच्छा मैसेज आएगा कि हाँ, ये देश की हमारी सर्वोच्च संस्था है, एक मंदिर है। एक मंदिर की अपनी खुद की मर्यादा होती है और उस मर्यादा को आप नहीं रखेंगे तो क्या जनरल पब्लिक से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संसदीय चरित्र है और जो संसदीय गरिमा है, मर्यादा है, उसका कहीं से भी वह तस्वीर नहीं दिख रही थी। बिल्कुल जो विद्रूप चेहरा कल दिखा। एक आध सेशन में इन लोगों को निलंबित करने से नहीं होगा, इन लोगों को कुछ लंबा निलंबित करना पड़ेगा। अगर इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहेंगे तो ये जनता देख रही है, अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब जनता इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करने वाली है। कल जो घटना हुई है राज्यसभा में वो किसी दृष्टिकोण से सही नहीं कही जा सकती है और जो मर्यादित व्यवहार हुआ है अलग अलग दलों के सांसदों का, वो तो अत्यंत ही अशुभकर है प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए। हमारे देश की राजनीति का स्तर पहले आप समझ लीजिए। स्तर ऐसा है कि हमारे देश के नेता देश के सेना अध्यक्ष को कई बार गली का गुंडा कह देते हैं। आपको याद होगा देश के आर्मी चीफ को गली का गुंडा एक बार कह दिया गया था। अब आप खुद सोचिए ये तस्वीरें देखने के बाद कि गली का गुंडा कौन है। अब आपको उस आचार संहिता के बारे में बताते हैं जो राज्यसभा के सांसदों पर लागू होती है। यह आचार संहिता 2005 में लागू की गई थी, लेकिन ये वो आचार संहिता है जिसे हमारे राज्यसभा के सांसद बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उन्हें याद भी नहीं है। इसलिए हम एक बार उनकी याददाश्त को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने शपथ ली थी। जब वो सदस्य बने थे राज्यसभा के तो उन्होंने क्या शपथ ली थी, एक बार उन्हें याद करा देते हैं। आचार संहिता उनकी क्या है, याद करा देते हैं उनको। राज्यसभा के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थाओं और इन सब से ऊपर आम जनता का सम्मान करना चाहिए, जिसमें कि ये बिल्कुल फेल रहे हैं। ये देखिए पहली बात है। आचार संहिता और क्या कहती है आगे सुनिए। वो कहती है सदस्यों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी होती हो और जनता की नजर में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। इसे भी हमारे सांसद भूल गए। अब देखिए तीसरी बात, सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके निजी या पारिवारिक वित्तीय हितों के कारण जनता के हितों पर कोई संकट पैदा ना हो। मतलब यह कि सांसदों को किसी ऐसे बिजनेस में नहीं होना चाहिए जिसमें वो खुद को भी लाभ पहुंचा रहे हों। राज्यसभा की आचार संहिता के अनुसार सदस्यों को ऐसे किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी ना हो। कृषि से जुड़े इन बिलों के मामले में हम लगातार ये देख रहे हैं कि कई सांसदों ने बिना किसी जानकारी के ही अल्प ज्ञान में इस बिल का विरोध किया है। सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तरीय नैतिकता, प्रतिष्ठा और शालीनता के मूल्यों को बनाए रखें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई स्कूल की या कॉलेज की किताब पढ़ रहे हैं और ये किताबें सिर्फ इम्तिहान देने के लिए रटी जाती हैं और जैसे ही इम्तिहान दे दिया उसके बाद इन्हें कोई याद नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसा आज हम महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ कर रहे हैं,
ठीक वैसे ही जैसा हम संत कबीरदास के साथ कर रहे हैं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये कबीरदास का देश है, कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये महात्मा गांधी का देश है। स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं किताबों में बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाकर भाषण देने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में हमने महात्मा गांधी को और कबीरदास को अब किताबों से बाहर निकालना बंद कर दिया है। इनकी असली जगह किताबों में है। आप पढ़िए, रट लीजिए, भाषणों में इस्तेमाल कर लीजिए, इम्तिहान दे दीजिए, अच्छे नंबर ले आइए। ये सब करने के बाद आप जहां भी पहुंचेंगे सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये, इन सबको भूल जाइए। इसके अलावा आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। आज केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। ये हमारे सारे किसान भाइयों के बहुत काम की खबर है, इसलिए वो इस खबर को बहुत ध्यान से देखें। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार MSP को समाप्त करना चाहती है। बहुत सारे लोगों को बहकाया गया था, लेकिन आज के फैसले के अनुसार गेहूं की MSP में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। अब ये 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। जौ की MSP को 75 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जौ का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 4650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हमने आज आपको दिखाया कि देश की संसद में पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ। अब इसी बात को हम देश के समाज के संदर्भ में रखकर देखते हैं कि इन दिनों हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में, इस टेलीविजन पर, हमारे मोबाइल पर, इस सोशल मीडिया में आखिर हो क्या रहा है। आप सबने पिछले कई महीनों में सुशांत सिंह राजपूत पर मीडिया की कवरेज को बहुत ध्यान से देखा है। किस स्तर की कवरेज हुई है आपने देखा है। इस मामले पर मीडिया में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, न्यूज चैनल्स पर कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है, वो सब आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, आपको याद होगा। जिस तरह की अपमानजनक और अभद्र भाषा हम मीडिया में देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, अब उसी तरह की भाषा राजनीति में भी, संसद में भी देखने को मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष ने उनके लिए जो भाषा प्रयोग की, उसे भी हम सब ने सुना और देखा। इसलिए राज्यसभा में जिस तरह का हंगामा और मारपीट हम देख रहे हैं, उसे देखकर अब बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। ये इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, दिस इज द न्यू नॉर्मल। समाज ने अब इसे स्वीकार कर लिया है। हमें न्यूज चैनल्स पर जब ऐसा कुछ होता है डिबेट में, अब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। सड़क पर जब हम ये भाषा सुनते हैं, हमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब हमें बुरा नहीं लगता। हम ये स्वीकार करते जा रहे हैं ऐसी भाषा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी भाषा और आचरण से किसी दूसरे को अपमानित करने का प्रयास करता है। जितना बड़ा अपमान, जितनी बड़ी हिंसा, जितनी खराब भाषा, उतनी ही ज्यादा TRP, उतना ही ज्यादा वीडियो को वायरल होने के चांस। हम न्यूज चैनल्स पर इन दिनों ऐसी ही भाषा देख रहे हैं। जो नेता जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जितने ऊंची आवाज में बोलता है, जितनी ज्यादा हिंसा दिखाता है, उसे उतनी ही ज्यादा जल्दी पहचान मिलती है, वो उतनी ही जल्दी राज्यसभा में पहुंचता है, वो उतनी ही जल्दी चुनाव का टिकट पा लेता है, वो उतनी ही जल्दी सोशल मीडिया का स्टार बन जाता है, और उसे उतनी ही जल्दी बाकी के न्यूज चैनल्स भी डिबेट्स में बुलाने लगते हैं, ये सोचकर कि ये तो बहुत मनोरंजक नेता है, इसे बुलाना चाहिए, इससे हमारा डिबेट बहुत मनोरंजक हो जाएगा, जिससे जनता देखेगी, यानी आप लोग देखेंगे, ज्यादा TRP आएगी। ज्यादा TRP का मतलब ज्यादा विज्ञापन, ज्यादा विज्ञापन का मतलब ज्यादा पैसा, और ये सारी बात पैसे पर आकर ठहर जाती है, क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल है, और इस बिजनेस मॉडल के सभी लोग इसके सदस्य हैं। हम भी इसके सदस्य हैं, आप भी इसके सदस्य हैं, ये नेता भी उसके सदस्य हैं, और जितने भी लोग आप इस इकोसिस्टम में देख रहे हैं, वो सब इसके मेंबर हैं। सब कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। समाज को मनोरंजन मिल रहा है, समाज को मुफ्त में घर बैठे ये सब देखने को मिलता है, जिससे TRP बढ़ती है। TRP से विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन से पैसा आता है। नेताओं को फायदा यह होता है कि वो जितना ज्यादा अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, उतनी ज्यादा उन्हें मीडिया में जगह मिलती है, उतना ज्यादा उनके बारे में बताया जाता है, बोला जाता है, उनका वीडियो उतना ज्यादा वायरल होता है। और आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें भी ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। वो ऐसे नेताओं को तुरंत सबसे पहले अपना प्रवक्ता नियुक्त करती हैं, न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर उन्हें भेजना शुरू करती हैं। वहां उनका प्रदर्शन इस बात पर आंका जाता है कि वो कितना अपमान कर सकते हैं, कितना जोर से बोल सकते हैं, कितना बाकी के नेताओं को दबा सकते हैं।
वहां से जब उनका प्रदर्शन अच्छा होता है तो पार्टियां उन्हें लोकसभा की टिकट देने लगती हैं, विधानसभा की टिकट देने लगती हैं, नहीं तो राज्यसभा में भेज देती है। और फिर राज्यसभा में भी वो लोग वही करते हैं जो वो न्यूज चैनल्स में, मीडिया में करते हुए आए हैं। इन सारे लोगों को यह पता है ये यहां पहुंचे कैसे। ये यहां पहुंचे ही यही हंगामा, अपमानजनक भाषा, हिंसा करके यहां तक पहुंचे हैं और इन्हें यही मॉडल आता है। और अब ये जानते हैं कि इस तरह की बातें करके इनके वीडियो वायरल हो जाएंगे और फिर ये इनके बायोडेटा में जुड़ जाएगा कि ये शानदार काम करते हैं और इनके जो नेता हैं पार्टियों के, वो इन्हें और ज्यादा शाबाशी देंगे और कहेंगे कि देखिए हमारे लोग संसद में बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि समाज को अब यही पसंद आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं सिनेमा, साहित्य और संसद, ये तीन जो हैं ये आईने की तरह हैं समाज के। जिस समाज में ऐसी संसद होती है, जिस समाज में ऐसा सिनेमा होता है और जिस समाज में ऐसा साहित्य होता है, आप उस समाज का अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों की पसंद नापसंद क्या है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आपको मर्यादा के बारे में जो हम बात बता रहे थे, ये सब देखकर आपको ये पता चलता है वहां का मीडिया कैसा है, वहां संसद में कैसा आचरण किया जाता है। किसी देश के बारे में अगर आपको जानना हो, समाज के बारे में जानना हो, तो ये देखिए कुछ पैरामीटर्स हम आपको दिखा रहे हैं। वहां मीडिया कैसा है, संसद में कैसा आचरण होता है, लोगों का व्यक्तिगत आचरण कैसा है। मीडिया किसी समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की अभिव्यक्ति के तौर तरीका के प्रतिनिधि होता है, जबकि संसद राजनीतिक आकांक्षाओं और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों ही संस्थाएं बहुत हद तक आम लोगों और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। जो लक्षण हमने ऊपर आपको बताए, उनके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा देश आज एक वैचारिक पतन के दौर से गुजर रहा है। इस बात की पूरी आशंका है आने वाले समय में यह पतन और ज्यादा होगा और ज्यादा बुरा हाल होगा। आज शोर मचाना हमारी नई संस्कृति बन चुका है। जो शोर मचा सकता है वो चर्चाओं में बना रह सकता है और चर्चाओं में बने रहना अब हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल है। जो जितनी ज्यादा चर्चाओं में रहेगा, सोशल मीडिया पर उतनी फॉलोइंग होगी, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोइंग होगी तो आगे करियर में उतना ही फायदा होगा। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जितने सारे लोगों को, जितने सांसदों को आपने संसद में देखा हंगामा करते हुए, क्या ये वाकई किसानों को लेकर इतने चिंतित हैं? क्या इन्हें किसानों से कोई मतलब है? और इसके पीछे आज हम आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहते हैं जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। पहले हम आपको बीते दौर की एक मशहूर पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था धर्मयुग। धर्मयुग के सितंबर 1972 के अंक का एक कवर पेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये 1972 की धर्मयुग है। इस अंक में किसानों की समस्या के बारे में बताया गया था। यह कवर स्टोरी थी। कवर पेज पर लिखा है, अन्न उपजाए किसान, भूखों मरे किसान। यानी जो किसान अन्न उपजाता है वही भूखा मरता है। यह लिखा हुआ है धर्मयुग के 1972 के कवर पेज पर। भूखों मरे किसान, अन्न उपजाए किसान, भूखों मरे किसान। 1972 से आज 2020 आ चुका है, लेकिन इन 48 वर्षों में भी देश में किसानों की हालत वैसी की वैसी ही है, जस की तस है। आज भी आप ये कह सकते हैं कि किसान अन्न उगाता है, अनाज उगाता है और किसान ही भूखा भी मरता है। हर साल बड़ी संख्या में किसान अब भी आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई शोर नहीं मचाता, क्योंकि ये किसान फिल्म स्टार नहीं है, ये किसान सेलिब्रिटी नहीं है। इन किसानों की तस्वीरें पेज 3 में नहीं छपती हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी होता, कोई फिल्म स्टार होता तो सीबीआई की इंक्वायरी तुरंत बैठ जाती, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला चला जाता, देश की जनता पागल हो जाती। लेकिन क्योंकि ये किसान हैं, गरीब हैं, सोशल मीडिया पर नहीं है, अपना वीडियो नहीं बना सकते, फैशन नहीं है, ग्लैमर इनमें नहीं है, टीआरपी नहीं है और ये फिल्म स्टार भी नहीं है, इनकी फिल्में भी नहीं आती, इसलिए इनके बारे में अगर ये कहीं कभी मृत भी पाए जाते हैं तो सीबीआई इंक्वायरी तो छोड़िए, लोकल थाने का दरोगा भी कभी इंक्वायरी करने नहीं आएगा कि इस किसान की मृत्यु आखिर हुई कैसे। इससे पहले कभी आपने सुना है किसी किसान की मृत्यु हुई हो और उस पर पूरे देश में हंगामा हो गया हो कि यह हत्या है या यह आत्महत्या है और उसकी जांच सीबीआई से कराई गई हो? कभी नहीं, क्योंकि यह एक्टर नहीं है। यह स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ
70 सालों से बेईमानी हो रही है। देश के हर बड़े नेता का भाषण बिना किसान के मुद्दे के आज तक पूरा नहीं हो पाया। देश में हर चुनाव किसानों की भलाई के नाम पर लड़ा जाता है, उनके कर्जे माफ करने के नाम पर लड़ा जाता है। लेकिन ऐसी क्या समस्या है जो इतने साल में भी, 70 साल में भी सुलझ नहीं पाई? ये कवर पेज भले ही 1972 का हो जो अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन समस्या उससे भी पहले की है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर इंदिरा गांधी आई और उनके दौर में हरित क्रांति की बातें हुई, लेकिन किसान आज भी बुरी हालत में है। आप कितनी भी 20 वर्षीय योजना बना लीजिए, 5 वर्षीय योजना बना लीजिए, नारे दे दीजिए, लेकिन किसान वहीं का वहीं है। 1972 के धर्मयुग पत्रिका के कवर पेज के बाद अब आपको 1990 में आई एक फिल्म जिसका नाम है जीने दो। इस फिल्म का एक सीन दिखाते हैं। इस सीन को आज इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले कलाकार अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस फिल्म में एक सरकारी मंडी का दृश्य दिखाया गया है, वही सरकारी मंडी जिसके बारे में इस बिल में कहा गया है जो अभी पास हुआ है। इस सीन को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की मंडियों में किसानों का कैसे शोषण होता है। यानी आजादी के फौरन बाद का वक्त हो, 1972 का वक्त हो, 1990 का वक्त हो, किसानों का हाल वैसा का वैसा ही है। अब इस फिल्म के इस दृश्य को ध्यान से सुनिए, देखिए और फिर आपको समझ में आएगा 1990 में और अब 2020 में क्या फर्क आया है। क्यों भाई हरदयाल, कुछ पता चला? कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में है। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते नंबर साहब। 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी ठाकुर साहब की है जी। हाँ, क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख दे। साहब हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे। तो कैच यहां पर यही है, जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ जाएगी, हमारे दिन बदल जाएंगे। 100 रुपए की पिसाई, ये डायलॉग बहुत कुछ कहता है। 1990 में सरकारी मंडियों का जो हाल इस सीन में दिखाया गया है, इस फिल्म में दिखाया गया है, लगभग वैसा ही आज भी है। अब जाकर किसी सरकार ने स्थिति को बदलने की कोशिश की है तो उस पर भी राजनीति हो रही है। अब आप सोचिए, ये जो 100 रुपए की पिसाई है, ये 1972 में धर्मयुग में जो पत्रकारिता करने वाली टीम थी उसे समझ में आ गई, इसलिए उसने कवर पेज पर किसानों के बारे में लिखा। ये 100 रुपए की पिसाई के बारे में इस फिल्म के डायरेक्टर को, इस फिल्म के कहानी लिखने वाले को, इस फिल्म के किरदार निभाने वालों को, सबको समझ में था कि ये हो रहा है, क्योंकि फिल्में तो समाज का आईना होती हैं। अगर 1990 में ये बात एक फिल्म प्रोड्यूसर को समझ में आ सकती है, फिल्म डायरेक्टर को समझ में आ सकती है, फिल्म की कहानी लिखने वाले को समझ में आ सकती है, तो सरकार को समझ में क्यों नहीं आई? अगर ये बात 1972 में धर्मयुग को समझ में आ सकती है तो फिर उस जमाने की सरकार को समझ में क्यों नहीं आई? और अगर ये उससे पहले के दौर में भी अगर ये बात लाल बहादुर शास्त्री को समझ में आ सकती है तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल यही है। 70 साल हो गए, अमल क्यों नहीं हुआ? कुछ हुआ क्यों नहीं? ये 100 रुपए की जो पिसाई है,
इसका फॉर्मूला क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस 100 रुपए में से अभी तक सब लोग, हर पार्टी, हर किरदार अपना अपना हिस्सा लेता जा रहा था और इसीलिए किसान की जेब खाली थी। हम देश के किसानों से ये कहना चाहते हैं कि आप फिल्म स्टार तो नहीं हैं, आप में कोई ग्लैमर भी नहीं है, आप में कोई टीआरपी भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, इसलिए मीडिया आपकी बात कभी दिखाएगा भी नहीं। लेकिन जी न्यूज आपको यह आश्वस्त करता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। 70 साल में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब किताब आपको मिलना चाहिए और अब आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल जानी चाहिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी और हम अपने चैनल पर जितना हो सकेगा आपके इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, चाहे हमें भी इसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अब हम बात करते हैं किसानों के बाद छात्रों की, बच्चों की और उनके मां बाप की। देश में 6 महीने और 4 दिन के बाद आज स्कूल खुल गए। 16 मार्च को भारत में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर यानी आज से स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने का फैसला किया गया था। भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक तौर पर आज कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर। भारत में स्कूलों को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि सभी को स्कूल में आना अनिवार्य नहीं है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, जारी रहेंगी जैसे अभी तक चल रही हैं। स्कूल कंटेनमेंट जोन के बाहर होने चाहिए। स्कूल में वही छात्र और अध्यापक आ सकते हैं जो कंटेनमेंट जोन से बाहर रहते हों। हालांकि अटेंडेंस जरूरी नहीं है। विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति दिखानी होगी, यानी अपने मां बाप से एक लिखित सहमति लेनी होगी, तभी वो स्कूल आ पाएंगे। स्कूल में टीचर और स्टाफ मिलाकर 50% लोग ही रह सकते हैं। स्कूल का नियमित सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। क्लासरूम में 24 से 30 डिग्री के बीच तापमान रखना और वेंटिलेशन बनाए रखना अनिवार्य होगा। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठने की व्यवस्था करनी होगी और इस दौरान स्विमिंग पूल बंद रहेंगे अगर किसी स्कूल में स्विमिंग पूल है तो। हालांकि बहुत ही कम स्कूलों में स्विमिंग पूल्स हैं। हालांकि खेलकूद जैसी आउटडोर एक्टिविटीज सावधानी बरतते हुए शुरू की जा सकती है। हालांकि आज पहले दिन स्कूलों में बहुत कम छात्र आए। किसी स्कूल में तो पूरी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए केवल एक छात्र ही उपस्थित था। पूरे स्कूल में सिर्फ एक छात्र। बिहार के पटना में ऐसे स्कूल भी थे जहां अध्यापक तो आए लेकिन छात्र स्कूल नहीं आए। यानी कोरोना वायरस की चिंता हर किसी को सबसे पहले अपने बच्चों की वजह से सता रही है। इसलिए ज्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजने में ही अपनी भलाई समझी। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? आज हमने कई अभिभावकों से, कई माता पिता से सवाल किया, क्योंकि अगर आप माता पिता हैं तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि इस दौर में बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। और आज जो हमें जानने को मिला वो यही कि ज्यादातर मां बाप अब भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भारत में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले भारत में कोरोना वायरस का पीक आने और 2020 के अंत तक कोरोना के खत्म होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब हालात देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोरोना वायरस यहां से जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने या ना भेजने का फैसला बहुत मुश्किल है। हमने देश के कई राज्यों से स्कूल के इस न्यू नॉर्मल पर विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसे देखकर आप भी ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, व्यवस्था का पूरा तामझाम, लेकिन छात्र नदारद। इस छात्रा के हौसले को सलाम करना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के स्कूल में ये अकेली ही पहुंची है। 9वीं से 12वीं यानी 4 कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन छात्र केवल 1। इतनी अच्छी तरह पढ़ाती हैं तो वो व्हाट्सएप पे उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाती जितना क्लास में पढ़ा पाती हैं।
टीचर्स को तो हमने इतना ज्यादा मिस किया ना, और टीचर्स डे पे तो बहुत ही ज्यादा मिस किया हमने टीचर्स को। यहाँ तो फिर भी एक स्टूडेंट ने हिम्मत कर ली, लेकिन बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश के बैतूल और जम्मू में ऐसे स्कूल भी थे जहाँ टीचर्स तो स्कूल के आदेश की मजबूरी में पहुँच ही गए, लेकिन एक भी छात्र स्कूल नहीं पहुँचा। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, सब जगह कोरोना का खौफ शिक्षा पर हावी था। बच्चों की ये अटेंडेंस है, पर मैं आज देख रहा हूँ सुबह से ही कोई 40-50 बच्चों की और व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके कंसेंट आ गए पेरेंट्स के। हमें लगता है कि आस्ता आस्ता तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को मानेंगे कि वर्चुअल क्लासेस और क्लासरूम क्लासेस में बड़ा फर्क होता है। छोटे ग्रुप में बच्चे इफेक्टिव रूप से इस काम को करेंगे, और चूंकि जीवन की सुरक्षा सबको जरूरी होता है, सभी बच्चे जान रहे हैं, पेरेंट भी जान रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है जो मास्क के बगैर नहीं है। ऐसे कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बिना मास्क के यहाँ नहीं आने देंगे। नहीं, ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये शायद एक ऐसी परिस्थिति है जो अकल्पनीय कह सकते हैं आप इसको। अवेयर हो कि उसने कैसे आना है स्कूल में, और कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसने पहले से ही उसको पता होनी चाहिए कि मैं स्कूल आ रहा हूँ, तो अपना भी और सबका, हमने सबको सेफ रखना है, सबसे बड़ी बात है। हरियाणा के सोनीपत और करनाल में भी स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह के इंतजाम नजर आए। बच्चों ने ऑनलाइन क्लास की दिक्कतों को अपने अध्यापकों के साथ साझा भी किया। हरियाणा में अध्यापकों को कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के बाद ही आने की अनुमति दी गई है। हालांकि ज्यादातर स्कूलों में उपस्थिति न के बराबर रही, लेकिन जो आए वो महीनों बाद स्कूल आने के अनुभव से ही खुश थे। अच्छा लग रहा है। हम लॉकडाउन के बाद आज बहुत टाइम के बाद स्कूल आए हैं। पूरा एक साल हम घर पे रहे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज स्कूल आए हैं। और हम दूसरे बच्चों से ये भी कहना चाहिए वो भी स्कूल आए और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करे। स्कूल में जैसे 6 महीने हम स्कूल से दूर रहे हैं, तो हम जैसे कि ऑनलाइन स्टडी तो होती थी, बट कुछ डाउट रह जाते थे, क्लियर नहीं हो पाते थे, वो स्कूल में आने के बाद क्लियर हो रहे हैं। हम टीचर से बात कर रहे हैं, हमें गाइडेंस मिली जा रही है कि हमें फ्यूचर में आगे क्या फील्ड चूज करनी है, उसके बारे में हमें गाइडेंस वगैरह मिली जा रही है। जो सिलेबस पेंडिंग रह चुका है हम उसे प्रिपेयर करें, बिकॉज हमारे एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स के परमिशन से स्कूल आए, हमारे स्कूल रीओपन होने चाहिए। कई स्कूल कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर बेहद सतर्क थे। इमरजेंसी कोविड रूम, डॉक्टर की व्यवस्था और हेल्पलाइन की जानकारी समेत सभी नियमों का पालन भी किया गया। कुछ बच्चे स्कूल जाकर जरूर उत्साह से भरे थे, लेकिन अभिभावक डरे हुए थे। कुछ को स्कूल की व्यवस्था पर संदेह था, तो कुछ का मानना था कि ये सब फीस वसूलने के लिए किया जा रहा है। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आज फर्स्ट डे था हमारा स्कूल का, तो आज थोड़े से बच्चे कम हैं हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी हम बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चों की मैथ्स को लेके, जैसे मैथ सब्जेक्ट है मेरे पास, बच्चे हम थ्योरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, जब तक हम बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज स्कूल खुल तो गए, लेकिन कुल मिलाकर उपस्थिति 9% से भी कम रही। कर्नाटक और दिल्ली ने स्कूल खोलने का फैसला करने के बाद आखिरी वक्त में उसे पलट दिया। जिन राज्यों में स्कूल नहीं खुले वो अब 2 अक्टूबर को फिर से इस पर फैसला लेंगे। अब ये देखना बाकी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए माता पिता और छात्र क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए स्थिति कितनी मुश्किल है। एक तरफ आपको अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में सोचना है और दूसरी तरफ उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, और कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि आपको इनमें से एक चुनना है, बच्चे की शिक्षा या बच्चे का स्वास्थ्य। बहुत मुश्किल विकल्प हैं। इसमें हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आज भी और आगे भी करते रहेंगे। 3 मिनट का ब्रेक है और 3 मिनट के बाद कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने का यह विश्लेषण हम जारी रखेंगे। साथ ही चीन के साथ भारत की कमांडर स्तर की बातचीत के बारे में आज आपको बताएंगे। क्या चीन LAC से वापस जाने के लिए तैयार हुआ या नहीं, यह आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क।
वाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा कोरोना काल में भारत में तो आंशिक तौर पर स्कूल खुल गए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर में स्कूल खुलने को लेकर किस तरह अलग अलग राय है। जनसंख्या और कोरोना संक्रमण के मरीजों की बात करें तो भारत में स्कूल खोलने का फैसला बहुत साहसिक फैसला कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमित देशों में भारत पूरी दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या लगभग 55 लाख है। अमेरिका पहले नंबर पर है, वहां 68 लाख मरीज हैं। हमारे यहां 55 लाख हैं और बहुत जल्द हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे कोरोना वायरस के मामले में। अमेरिका के कुछ राज्यों में थोड़े बहुत स्कूल खोले गए हैं। इस पूरे मामले में ब्राजील तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में 45 लाख मरीज हैं कोरोना वायरस के। हालांकि ब्राजील ने अब भी आंशिक तौर पर यानी कम संक्रमण वाले शहरों में स्कूल खोल दिए हैं। यही हाल बाकी देशों का भी है। हर जगह कुछ कुछ शहरों में स्कूल खोले गए हैं। रशिया कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में चौथे नंबर पर है। यहां मास्क और बाकी सावधानियों के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। जापान में भी छात्र एक दिन के अंतराल पर स्कूल जाते हैं, जिससे क्लास में आधी सीटें खाली रहें और सोशल डिस्टेंसिंग आसान रहे। फ्रांस में एक बार स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या जब बढ़ने लगी तो कई शहरों में फिर से स्कूल बंद करने पड़े। जान है तो जहान है, इसी सिद्धांत पर आज स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस बहुत कम रही। हालांकि कोरोना वायरस के साए में जी रहे देश में माता पिता और छात्रों के लिए स्कूल जाने की चुनौती वाला आज पहला ही दिन था। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप नोट कर लीजिए। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो तभी उसे स्कूल भेजने के बारे में सोचें। मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही बच्चे को स्कूल भेजें। किसी विषय के विशेष मार्गदर्शन की जरूरत हो तभी उसे स्कूल भेजें, जिससे वो स्कूल में कम से कम वक्त
बिताए। यानी अगर उसके दिमाग में कोई डाउट है, कोई ऐसी बात है जो ऑनलाइन क्लासेस में उसको समझ में नहीं आ रही, जिसके लिए उसका अध्यापक से फेस टू फेस मिलना जरूरी है, तभी आप बच्चे को स्कूल भेजें। बच्चों को ताजा और पौष्टिक खाना खिलाएं, जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। यह संक्रमण होने की स्थिति में भी बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रखेगा। बच्चों को अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई और परेशानी हो तो स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें। हालांकि देखा गया है कि बच्चे कोरोना वायरस से तेजी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बीमारी फेफड़ों और दिल पर हमेशा के लिए बुरा असर डालने की ताकत भी रखती है। इसलिए बच्चों के मामले में खास सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संतुलन बनाए हुए ही आगे बढ़ने में समझदारी है। यानी आप शिक्षा को भी रखिए और स्वास्थ्य को भी रखिए, दोनों में से एक को मत चुनिए, जिससे आपके बच्चे का एक साल भी व्यर्थ ना हो और उसका स्वास्थ्य भी सलामत रहे। अब हम भारत की विदेश नीति के नए युग यानी सैन्य कूटनीति का एक विश्लेषण करेंगे। सैन्य कूटनीति जिसके साथ दूसरी कूटनीति भी शामिल है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए पहली बार भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की संयुक्त बातचीत हो रही है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चीन के इलाके मोल्दो में 13 घंटे से यह बातचीत चल रही है। 13 घंटे हो चुके हैं और अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इस वर्ष जून महीने से अब तक कोर कमांडर स्तर की यह 6ठी मीटिंग है। अब आपको भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीति वाली मुलाकात की 4 बड़ी बातें बताते हैं। यह बातचीत, जैसा हम आपको बता चुके हैं, 13 घंटे से चल रही है। जो भी कुछ होगा अब आपको कल ही पता चलेगा, आज तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो हमें बातें पता चली हैं उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। इस मीटिंग में और इससे पहले की मीटिंग्स में भी चीन ने पेंगोंग झील से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब दोनों देशों की बातचीत और लंबी खिंचेगी। चीन बार बार इनकार कर रहा है, हम पेंगोंग झील से पीछे नहीं जाएंगे, ऐसा चीन की सेना का कहना है। इस मुलाकात में भारत ने चीन से अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए कहा है। यानी चीन के सैनिक पीछे हटकर उस स्थान तक चले जाएं जहां पर वो अप्रैल 2020 में रहा करते थे। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भी इस बार शामिल किए गए हैं। जनरल मेनन अक्टूबर से 14वीं कोर की कमान संभालेंगे और इसी 14वीं कोर के जिम्मे लद्दाख की सुरक्षा है। वर्तमान कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन जो नए कमांडर आ रहे हैं वैसे तो वो अगले महीने आएंगे, लेकिन इस बातचीत में उन्हें पहले से ही आज शामिल किया गया है, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। चौथी बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसी बातचीत में विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी शामिल हुआ है। इस मीटिंग में सैन्य अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी शामिल हैं, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब विदेश और रक्षा यानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ सैन्य अधिकारी मिलकर एक साथ पीएलए के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2 मेजर जनरल हैं, 4 ब्रिगेडियर हैं और आईटीबीपी के आईजी सहित विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव शामिल है। ये हमारा पूरा की पूरा डेलीगेशन है। अब आपको आज की सैन्य और राजनीतिक बातचीत के 5 बड़े मतलब बताते हैं। दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें सेना लीड कर रही है, यानी अगुवाई कर रही है, और इसमें राजनायक भी यानी डिप्लोमेट भी शामिल हो रहे हैं। इसे आप नए भारत की विदेश नीति के न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी नए नियम कह सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सैनिक या जो कमांडर्स थे वही बातचीत करने के लिए जाते थे। इस बार विदेश मंत्रालय का अधिकारी भी गया है। इसी महीने की 10 तारीख को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी। आज की मीटिंग को मॉस्को में हुई मुलाकात का फॉलोअप कह सकते हैं, यानी वहां जिन 5 मुद्दों पर सहमति हुई उसे अब दोनों देश आगे ले जा रहे हैं। आज की बातचीत में शामिल संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में चीन डेस्क के प्रभारी हैं। चीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चीन के बारे में उनकी एक्सपर्टीज है, यानी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। इसलिए उनकी उपस्थिति से बातचीत को किसी नतीजे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और जरूरत हुई तो ऑन द स्पॉट फैसले भी लिए जा सकते हैं। बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि होने का एक मतलब यह भी है कि तनाव कम करने के लिए भारत गंभीरता से कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है चीन के साथ लगातार मीटिंग होती रहे ताकि दोनों देश किसी समाधान तक पहुंच सकें। आज की बातचीत को आप चीन के खिलाफ सेना और विदेश मंत्रालय का संयुक्त प्रयास कह सकते हैं।
संभव है कि अगली बार होने वाली किसी कूटनीतिक मुलाकात में भारतीय सेना के प्रतिनिधि भी शामिल हो, यानी डिप्लोमेट्स की मीटिंग में भारत के सैनिक आ जाएं, सैनिक अधिकारी आ जाएं, यह भी हो सकता है। चीन में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता है। हालांकि एलएसी पर पहले और अब की बातचीत में एक अंतर दिखाई दिया है। अब भारत ने भी एलएसी पर कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन परेशान है। पहले जब कमांडर स्तर की बातचीत हुआ करती थी तो भारत चीन से यह कहता रह जाता था कि वो पुरानी स्थिति बहाल करे और अप्रैल 2020 की पोजीशन पर जाए, लेकिन अब चीन भी स्टेटस को बहाल करने की बात कर रहा है। भारतीय सेना का काम सीमा की रक्षा करना है और भारत सरकार का काम सीमा का सही तरीके से निर्धारण करना है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी है, लगभग 3,500 किलोमीटर, लेकिन एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं है। अब भारत सरकार इस विषय पर बहुत ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका सकारात्मक नतीजा आपको दिखाई देगा। आज की बातचीत में भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को शामिल करने का जो मकसद है वो ये है, सेना अपनी जमीन और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकती है, उसका काम है रक्षा करना, लेकिन सेना को यह तो पता होना चाहिए कि सीमा कहां पर है। सेना को यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा इलाका चीन का है, कौन सा भारत का है। जब उसे यह पता होगा कि यह इलाका भारत का है तभी तो रक्षा करेगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि भारत की सेना को यह भी नहीं पता कि वो असल में वो सीमा है कौन सी, वो इलाका है कौन सा जिसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो इलाका और वो सीमा लगातार बदलती रहती है। एलएसी लगातार बदलती रहती है। आप ये समझिए ये फ्लोटिंग एलएसी है जो कि हर साल 2 साल में बदल जाती है। अब भारत की सेना को, भारत के सैनिक को, भारत के जवान को यह कैसे पता चले कि किस जमीन की रक्षा करनी है, कौन सी हमारी जमीन है और कौन सी चीन की जमीन है। और यही बात करने के लिए अब भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए यह बात स्पष्ट करनी शुरू की है चीन के साथ कि पहले आपको सीमा निर्धारण करना पड़ेगा, आपको यह तय करना पड़ेगा कि सीमा है कहां पर, और सीमा जो आप कह रहे हैं कि ये एलएसी है, इस एलएसी को आप किस आधार पर एलएसी बता रहे हैं, इसके पीछे की भूमिका क्या है, इसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इसलिए एक नई स्ट्रैटेजी है भारत की, जिसमें भारत अब चीन से यह कहता है कि आप पहले अपनी सीमा को डिफाइन करिए, पहले बताइए तो सही कि आपकी सीमा है कौन सी और वो सीमा आपने कैसे तय की, इसके पीछे किसका दिमाग है। इसलिए यह एक नया युग है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में शुरू हुआ था, जो आज तक सुलझा नहीं, और यही हाल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद का भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए बंटवारे की गलतियों को हम अब तक भुगत रहे हैं। तब बंटवारे की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी और सिर्फ 5 हफ्ते में उन्होंने नक्शे पर दोनों देशों का बंटवारा कर दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार भारत आया है, भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 5 हफ्ते में उसने भारत का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया। और जल्दबाजी में किए गए इस फैसले में कई बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। तब एक इंटरव्यू में सिरिल रेडक्लिफ ने बताया था कि तब पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए उन्होंने लाहौर शहर पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास शहर नहीं है। हालांकि लाहौर में ज्यादातर जनसंख्या हिंदुओं की थी, उस नाते लाहौर भारत में होना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के आम लोगों की भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर कई फिल्में बनी हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार की गलतियों को दिखाया गया है। आज आपको एक फिल्म का वीडियो दिखाते हैं जिसमें भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और सर रेडक्लिफ के बीच संवाद हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप भी देखिए। Sir Cyril, welcome. Your Excellency. मिलके खुशी हुई। लॉर्ड इसमें को तो जानते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता सर। 75 सालों की सबसे तेज गर्मी में आए हैं आप। छाव भी 114 डिग्री गर्म है। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। इतराज ना हो तो मैं। क्यों नहीं? तो एटली ने आपको काम समझा दिया? जी। तो बिना किसी की तरफदारी किए सरहद की लकीर से देश के 9 करोड़ मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं को बांटना है। बिल्कुल ठीक। दूध वाली चाय प्लीज। और वो भी 15 अगस्त तक। दरअसल एक और दिन पहले मैंने तारीख घटाकर 14 अगस्त की आधी रात कर दी है, ज्योतिषों के कहने पर, जिसके लिए 5 हफ्तों से भी कम वक्त है। आपको एक छोटी टीम दी गई है जिसमें सभी संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हम आपको मुहैया करवाएंगे मैप्स, सेंसस फिगर्स, जियोग्राफिकल डेटा और कोई भी जानकारी जिसे आप जरूरी समझें। तो आप चाहते हैं कि मैं एक लकीर खींच दूं लोगों के घरों के बीच, खेतों और खलियानों के बीच?
देखिए, मैं समझता हूं ये एक बहुत चुनौती भरा काम है और हम सब ये मानते हैं कि कोई ना कोई खामी तो जरूर रह जाएगी। रैडक्लिफ, आप पंजाब और बंगाल को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? मुझे लगा पग ने आपको बताया होगा सर। मैंने आज से पहले हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा। तो अंग्रेजों ने दुनिया में जहां जहां भी राज किया, उन देशों से जाने के बाद वहां वो हर जगह ऐसे ही सीमा विवाद छोड़कर गए, जिनकी वजह से ये सभी देश आज भी आपस में सीमा विवादों में बुरी तरह उलझे हुए हैं और भारत भी उनमें से एक है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, भारत और नेपाल, इजराइल और फिलिस्तीन, ये सारे वो देश हैं जहां अंग्रेज बहुत गलत तरीके से बंटवारा करके गए हैं और ये देश आज भी उन गलतियों को भुगत रहे हैं। और चीन के साथ जो हमारी समस्या चल रही है, इसका आधार भी वही गलत फैसला है। आज जो बदलाव आप भारत की विदेश नीति में देख रहे हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा रोल है। एस जयशंकर का कूटनीतिक करियर 38 साल का रहा है। उनका अनुभव और योग्यता उन्हें सबसे काबिल विदेश मंत्री बनाते हैं। वो भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, यानी उन्हें भारतीय विदेश नीति के बारे में पूरी जानकारी है। आप ये भी कह सकते हैं वो आज तक के सबसे अनुभवी विदेश मंत्री हैं और अब उनका जो अनुभव है वो भारत के फैसलों में आपको दिखाई दे रहा है। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।
Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना,
पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा
अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। जयपुर शहर की स्थापना करने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का निधन आज ही के दिन वर्ष 1743 में हुआ था। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में आमेर की गद्दी संभाली थी। वर्ष 1727 में उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया था। उनकी दिलचस्पी खगोल शास्त्र में भी थी और उन्होंने दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में अपने समय की सटीक गणना करने वाली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज यानी खगोलीय वेधशालाएं भी बनवाई थी। इनमें दिल्ली का जंतर मंतर भी शामिल है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के महाराजा बुद्ध चंद्र ने मणिपुर को भारत से जोड़ने वाले दस्तावेज यानी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान मणिपुर एक रियासत था जिसके पास 21,900 वर्ग किलोमीटर की भूमि और 467 गांव थे। अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना और 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1961 में आज ही के दिन बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित शिनूक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी थी। हेवी लिफ्ट शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना द्वारा किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर भारी सामान, हथियार और सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। वर्ष 2015 में भारत और अमेरिका के बीच 15 शिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील साइन हुई थी और इसी वर्ष मार्च के महीने तक भारतीय वायुसेना को ये सभी हेलीकॉप्टर्स मिल चुके हैं और अब ये भारतीय वायुसेना के साथ काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। इस दिन को मनाने का मकसद विश्व में शांति की स्थापना, युद्ध और हिंसा से बचाव है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 में की थी। इसके साथ ही आज वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे भी है। इस दिन के जरिए लोगों में एल्जाइमर्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। एल्जाइमर्स एक क्रोनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है और धीरे धीरे वो किसी भी चीज को याद नहीं रख पाता। वर्ष 1906 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट एलोइस एल्जाइमर ने इस बीमारी का पता लगाया था, इसीलिए इसे एल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भारत को शांति और अहिंसा का देश माना जाता है, लेकिन उसी देश में साहित्य, सिनेमा और संसद में इतनी वैचारिक हिंसा अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा क्यों है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। टाइम लगेगा यार।